मार्च 2025 की एक रिपोर्ट में ये पता चलता है कि बर्निहाट दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बर्निहाट इतना अच्छा शहर, पहाड़ों का शहर, इतना अच्छा हरियाली के बावजूद भी दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड शहर कैसे बना। क्या सिर्फ एथेनॉल की कंपनी ही इसके लिए जिम्मेदार है या और भी इसके कारक हैं? हम इस वीडियो में इन्हीं सभी मुद्दों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप सभी का द ईवीएम शो में स्वागत है। मैं आनंद शुक्ला और विमल जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। कैसे हैं? बढ़िया। सर, आज का जो टॉपिक है वो बर्निहाट के ऊपर है। बर्निहाट दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड शहर कैसे बना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये जो बर्निहाट है, पहले तो आप इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएं और फिर ये भी अपने हमारे दर्शकों को समझाएं कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके कौन कौन से ऐसे कारक है जिसकी वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ रहा है और ये दुनिया का सबसे मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बन गया है। जी। तो अगर हम बर्निहाट को देखें तो सबसे पहले हमें उसकी भौगोलिक स्थिति यानी कि जियोग्राफिकल जो लोकेशन है वो हमें देखनी होगी। जी। जब हम उसको देखते हैं तो मेघालय के एकदम बॉर्डर पर होता है, मतलब बॉर्डर का आप समझो असम, और ये जो आपका हो मेघालय का बॉर्डर है। यानी मेघालय के एकदम एंड पर आता है। जी। तो इस केसेस में कभी-कभी जब केस फँसता है तो दोनों में आपस में डिस्प्यूट भी रहता है, लेकिन हाल ही प्रेज़ेंट की गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलके इसका समाधान निकालने की कोशिश की है, प्रेज़ेंट में। हाँ, वो तो ये बोला हाँ, कि भाई हवा जो है वो किसी एक स्टेट को एक देख के तो स्टेट को जाएगी नहीं नहीं और बीमार पॉल्यूशन करेगी। किसी एक स्टेट को करेगी हुँ। नहीं, तो दो इसलिए समन्वय बना के चलना पड़ेगा हमें। हाँ, तो यहाँ से जो नेशनल राजमार्ग है NH-40 वो यहाँ से गुज़रता है। और अगर हम यहाँ से बात करें नेशनल राजमार्ग से, तो जो यहाँ की जो मेघालय की जो कैपिटल है, वो अगर हम देखते हैं तो 65 से 70 किलोमीटर के बीच पाई जाती है, मतलब उसकी दूरी है। जी। और अगर हम बात करें यहाँ से जो गुवाहाटी है, जो गुवाहाटी शहर है असम का, वो 20 किलोमीटर के आसपास है। अब मतलब इतना इसका एरिया है, इतने एरिया में इसके आसपास के एरिया में ये फैला हुआ है इस तरीके से, जी। ठीक है? तो अगर हम इसकी आबादी की बात करें तो कुल लगभग 30,000 के आसपास इसकी आबादी है। जी। मतलब अगर ये 30,000 से कम की आबादी है, जो मुंबई जो है, दिल्ली, या अगर जो बड़े-बड़े शहर लेते हैं, ढाका ले लेते हैं, तो इनके जैसे जो महानगर हैं, तो इनकी प्रदूषण के मामले में इसने इसको पीछे छोड़ दिया है। क्योंकि हाल ही में जो अभी रिपोर्ट आई है मार्च 2025 में स्विट्ज़रलैंड ने, जो है आईक्यू ईयर के नाम से जो रिपोर्ट जारी की है, तो उसमें इसने बोला है, ये 2024 का सैंपल है, जो 2025 में इसने जारी किया है। तो जब इसने ये जारी किया तो उसने बोला है कि जो डब्ल्यूएचओ ने जो पीएम 2.5 निर्धारित किया है, उससे 25.6 गुना ये अधिक वहाँ पाया गया है। मतलब वो 25 गुना हाँ, ज्यादा। मतलब आप एक मान के चलो 128.2 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के हिसाब पर ये उसमें मिला हुआ है, मतलब उस पूरे एरिया में मिला हुआ है। तो अगर हम इस बर्निहाट को देखें, तो अगर इसकी जो स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, तो ये एक बॉल शेप का है। चूँकि बॉल शेप का है और चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, यही सबसे ज़्यादा इसको मतलब बेगैरत बना देता है, जिसकी वजह से यहाँ पॉल्यूशन ज़्यादा फैला हुआ है। एक तो मेन कारण ये है, उसका स्ट्रक्चर जो है, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। होता ये है कि जिस तरीके से का इसका स्ट्रक्चर्स है, और जहाँ इसकी मतलब काफ़ी डेंसिटी में जो फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, 80 प्लस फैक्ट्रीज़ जो लगी हुई हैं, तो उनसे जो पॉल्यूशन निकलता है, जो भी कण निकलते हैं, फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स निकलते हैं, वो पार्टिकल्स उस जो है उस बॉल शेप के स्ट्रक्चर में ही ट्रैप होकर रह जाती हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाते। बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि वो चारों तरफ से एक तो पहाड़ी से घिरा हुआ है, और दूसरा क्योंकि वो जंगल वाला एरिया भी है वहाँ, मतलब बहुत सारे पेड़-पौधे भी हैं, तो जिसकी वजह से एयर जो है वहाँ फ्लो नहीं हो पाती है। तो वो सारी की सारी जो गैसेज़ हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, वहाँ ट्रैप होकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सॉइल जो खराब हो रही है, वाटर भी खराब हो रहा है, एयर खराब हो रही है। कुल मिला के जो एयर इंडेक्स है वो पूरा बिगड़ रहा है वहाँ पे, एक एक एक्यूआई जो है वो पूरा खराब होता जा रहा है। और इसके विपरीत अगर हम सर्दियों में जाएँ, तो हम जानते हैं सर्दियों में हमारी हवा भारी हो जाती है। जब वो हवा भारी होती है तो फाइन पार्टिकल्स वैसे ही ऊपर नहीं उठ पाते हैं, और ज़्यादा वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ज़मीन प्रदूषित होती है, और वाटर भी कंटेनमेंट होता है कहीं न कहीं। वाटर जो है पूरा वो भी खराब होने लग जाता है धीरे-धीरे। तो और ऊपर से वहाँ से NH-40 गुज़र रहा है, तो पुराने व्हीकल्स या जो भी हाँ, नए वो डीजल व्हीकल्स हैं, वाली वो गाड़ियां बहुत व्हीकल्स सारी आप होती जाते हैं हैं तो उससे जिसमें। भी पीएम 2.5, बिल्कुल। पीएम 10 जो इससे काफ़ी जनरेट होता है, यानी कि धूल की कणियाँ जनरेट करते हैं, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा जनरेट होता रहता है, और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ लगी हैं उसके कारण। तो अगर हम इसका पूरा अगर कन्क्लूज़न निकालें, इसके भौगोलिक क्षेत्र को हम निकालें, तो सिंपल सी बात है, यहाँ लो प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो है एयर पार्टिकल्स जो सारे यहाँ ट्रैप होकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो पॉल्यूशन की जो मात्रा जो है हवा के ज़रिए उड़ भी जानी चाहिए थी, वो उड़ती नहीं है, वहीं ट्रैप होके वहाँ रह जाती है। तो हमने देखा है कि घरों में काफ़ी मोटी परत मिलती है, वहाँ पर जमी हुई सोया मिलती है, शाम को मिलती है, और उसके और भी कारण हैं।
तो इसको समझने के लिए हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये स्थिति अभी नई-नई बनी है या पहले से बनी हुई है। तो इसको समझने के लिए हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पहले समझ लेते हैं कि आखिर इसका शुरुआत होता कहाँ से है। जी। तो हम इसको जानते हुए हम चलते हैं 1990 के दौर में, यानी कि 1990 का दौर जब समापन होता है, उससे हम जानेंगे। 1990 से पहले यानी कि 1990 से पहले ये एक चेक पोस्ट का काम किया करता था। माने कि ये एंट्री पॉइंट हुआ करता था मेघालय और असम के लिए, यानी कि काफ़ी हरी-भरी जगह जगह रहा करती थी उस ज़माने में। सो अगर हम देखें तो 1990 का दशक अंत होते-होते यहाँ पर हम ये देखते हैं कि NH-40 बना हुआ है, पहली चीज़। एक सुविधा ये मिली कि जो है ना नेशनल हाईवे है ये, तो यहाँ से गाड़ियों का आवागमन काफ़ी ईज़िली हो जाएगा। दूसरा इसका जो कोर पॉइंट था यहाँ इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होने का, नदी, उमत्रेव जो नदी है, वो नदी बिल्कुल पास में है क्योंकि जो काफ़ी वाटर सोर्स भी हाँ, है यहाँ वाटर पे। सोर्स भी है यहाँ और ऊपर से जो है आप ले जाने आने का जो लोडिंग अनलोडिंग का जो वो भी उसका झंझट खत्म हो गया। इनकी यानी व्हीकल इज़िली ट्रांसपोर्ट भी है, ट्रांसपोर्ट है, वाटर सोर्स भी वाटर है। सोर्स भी तो है। कंपनी लगाने का बेस्ट जगह मान बेस्ट के जगह चलो, थी। तो उसके बाद लोकेशन अच्छी। मेघालय गवर्नमेंट ने इसको 255 या 56 एकड़ के आसपास इसकी जगह एक्वायर की और यहाँ पर उन्होंने जो स्टार्ट प्लांट कर दिया लगाने शुरू कर दिए। एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल जो है ना पार्क बनाना यहाँ शुरू कर दिया इसके बाद धीरे-धीरे। जी। तो उसके बाद जब ये पार्क बनाना उन्होंने शुरू किया तो यहाँ पे सब्सिडी भी देना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी देना शुरू कर दिया और भी सब्सिडीज़ हैं जो गवर्नमेंट दे सकती है, वो यहाँ मतलब कुल मिला के यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के लिए जो भी कंपनीज़ आ रही थी, उनके लिए सोने पे सुहागा हो गया। क्योंकि एक तो बिजली सस्ती आपको मिल रही है और सब्सिडी बिजली में मिल रही है और पानी भी आपके पास साफ़ है, सारी चीज़ें यहाँ हैं उनके पास, तो मतलब सोने पे सुहागा होने की वजह से यहाँ एकदम से बाढ़ यानी आने लगी धीरे-धीरे, कंपनियों को जो-जो रिक्वायरमेंट थी वो बहुत ईज़िली अवेलेबल कर दी सरकार ने। हुँ। जी। उसके बाद हम जब आते हैं 2007 में, 2007 की गवर्नमेंट आती है, केंद्र सरकार की जो गवर्नमेंट होती है, तो 2007 में केंद्र सरकार एक नीति लेकर आती है जिसका नाम रखा नॉर्थ ईस्ट औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति। इसके तहत उन्होंने क्या काम किया, जितनी भी कंपनीज़ वगैरह हैं, उनको सब्सिडीज़ देना शुरू किया, मतलब उत्पाद शुल्क में छूट देना शुरू किया, आयकर रियायत देना मतलब इनकम टैक्स में रियायत इन्होंने देना शुरू किया, पूंजी निवेश सब्सिडी इन्होंने देना शुरू कर दिया इस गवर्नमेंट ने। जी। तो इस नीति के बाद जब इतना सब कुछ कंपनीज़ को मिलने लगा, तो यहाँ एकदम से कंपनीज़ की बाढ़ आने लगी, मतलब भारी उद्योग यहाँ आने लगे, हैवी जो उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रियलाइज़ेशन होता है, वो बड़े पैमाने पर यहाँ आने लगा। जब ये बढ़ने लगा तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ सबसे पहले कोक की फैक्ट्री स्टार्ट हो जाती है, कोक मतलब कोयला जो होता है, क्योंकि यहाँ हमने देखा कोयला की खदानें हैं मेघालय के आस-पास बहुत ज़्यादा। दूसरा क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ बहुत तादाद मात्रा में पाया जाने लगा है, तो यहाँ पर जो है फेरो अलॉयज़ यहाँ उसकी फैक्ट्री उन्होंने लगाना शुरू कर दी। फेरो अलॉय का मतलब जो है आयरन और अदर जैसे मैग्नीशियम को मिक्स कर दिया, उससे जो अलॉय बनाया जा रहा है, उस तरीके की यहाँ फैक्ट्रीज़ भारी तादाद में बेसिकली लोहा पिघलाने वाली हाँ, हाँ। मतलब इस टाइप। तो यहाँ लगने लगी और दूसरी बात थर्मल पावर प्लांट्स यहाँ शुरू हो गया क्योंकि बिजली है, पानी है, जल विद्युत जो शुरू हो गया वहाँ पर क्योंकि कोयला है, कोयले से थर्मल पावर प्लांट बन जाता है, तो उससे वहाँ बिजली की आपूर्ति वहाँ पूरी मतलब जो है जो भी खपत है वो वहाँ से उसके लिए उन्होंने प्लांट वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से ये धीरे-धीरे यानी कि 2007 तक आते-आते इस तरीके से ये चीज़ें बदलने लगी। 2010 आते-आते और ज़्यादा यहाँ फैक्ट्रीज़ बढ़ने लगी, जब फैक्ट्री की तादाद बढ़ने लगी, तो 2010 आते-आते ये एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइज़ेशन मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हो गया और इतना हैवी हो गया, ये इतना डेंस हो गया कि अगर आप मान के चलो यहाँ बहुत सारी कंपनीज़ आने लगी जैसे कोक भट्टियाँ थी यहाँ पर, स्पंज आयरन का जो यहाँ पर काम था और सीमेंट पिसाई का जो यहाँ काम होने लगा, वो काफ़ी डेंसली होने लगा, छोटी थोड़ी-थोड़ी दूरी पर ही लगने लगे। जहाँ पर आबादी बसी हुई थी, वहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर ये कंपनियाँ काम करना शुरू कर अब देती खैर हैं। देखिए आबादी के सामने ही तो लगे क्योंकि उनको हाँ। मैन पावर भी तो चाहिए होगा। नहीं, अब पर वो ऐसी उतना था नहीं लेकिन जैसे ही 2010 आया मिड 2000 यानी कि आपका अगस्त-सितंबर के आसपास, जुलाई अगस्त-सितंबर के आसपास इसकी तादाद मात्रा और ज़्यादा बढ़ गई। तो अगर हम देखें, जो बस्तियाँ थीं, उनके आसपास ही फैक्ट्री लग जाना सबसे बड़ा मुख्य कारण बनने लगा, कि मतलब ये बहुत ज़्यादा हाइलाइट होने लगी। ताकि मैन पावर भी इजीली अवेलेबल हाँ। हो जाए नज़दीक हाँ, के हाँ। नज़दीक। देखो आप किसी फैक्ट्री को लगाने के लिए क्या मैंडेटरी होता है कि भाई आपके पास वाटर सोर्स हो, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी सोर्स हो, आपके पास ट्रांसपोर्टेशन अच्छा खासा हो और मैन पावर हो और वो वहाँ पे बहुत इजीली अवेलेबल था। तो इसलिए वहाँ पे नियर बाय जो भी लोग थे उन्हीं के सामने फैक्ट्री लग गई। जी। तो उसके बाद जब ये 2010 में ये काम हो जाता है लेकिन सबसे ज़्यादा संकट की स्थिति आ जाती है 2019 में। 2019 से लेके 2025 तक कुछ रिपोर्ट्स प्रकाशित होती हैं। 2019 में एनकैप जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो दिल्ली मतलब हमारे देश का ही है। वो ये कहता है कि बर्निहाट को नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित कर देता है। मतलब ऐसा वो शहर जो लगातार 5 वर्षों से वहाँ पे जो एयर क्वालिटी है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है। उसको ये घोषित कर देता है एनकैप।
2019 में। फिर 2000 जो है फरवरी के अंदर 2022 में एक अच्छा, ये मतलब क्यों ही ये चीज बनाई जाती है, मतलब ये किस बिहाफ पे ये इस बिहाफ पे बनाई जाती है, वहाँ पर जो एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए जो भी स्टेशंस लगाए जाते हैं, तो वो उसको मॉनिटर करते हैं कि आखिर यहाँ हवा कितनी साफ़ हो रही है, कितनी है साफ़। उसके लिए कुछ प्रोग्राम भी गवर्नमेंट ने चलाए होंगे कि भाई हो सकता है चलाए हों या ना चलाए हों, नहीं पता हमें। लेकिन मान के चलो अगर चलाए भी हैं, तो वहाँ पे जो एयर क्वालिटी थी, वो साफ़ नहीं हो पाई है। कुल मिला के ये है, या तो गवर्नमेंट ने प्लान नहीं चलाया, या तो इनिशिएटिव नहीं लिया है, या अंधी बनी रही है गवर्नमेंट। यानी फिर या कहने का मतलब कि हाँ, ऑन पेपर हो रहा था ऑन पर पेपर धरातल पे पॉसिबिलिटी कुछ हाँ। नहीं दिख रहा था। तो क्योंकि अगर ऐसा है तो हमें ये लग रहा है, क्योंकि अगर आप 2019 में इसको ये बता दिया है, इस तरीके का बोल दिया कि वहाँ पे एयर क्वालिटी अभी भी साफ़ नहीं है, तो हो सकता है भाई इन्होंने काम किया ही नहीं है धरातल पे उसको हवा को साफ़ हाँ करने का, यानी बिल्कुल, कि ऑन पेपर लापरवाही तो कंपनीज़ के द्वारा की गई। बरती जा रही थी। अब मतलब कुल मिला के जो भी वेस्ट मटेरियल है, वो डायरेक्ट फेंका जा रहा था उसको उस चेक्स पॉइंट को फॉलो हाँ, नहीं किया जा रहा था, जो चेक्स भी को हाँ, जो भी है। तो उसके बाद फरवरी 2022 आती है, इसमें स्थानीय निवासियों ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि भाई ये कारखानों से ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। उसकी वजह से जो प्रशासनिक निरीक्षण होता है, मतलब प्रशासन के लोग आते हैं और इसको जो है निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं, भाई क्या वजह है, क्या कारण फिर है। निरीक्षण बढ़ जाता है। हाँ, उसके बाद फिर हम देखते हैं 25 अक्टूबर को, उसके बाद सीपी जो भारत की जो संस्था है, ये कंट्रोल पॉल्यूशन, ये जो बोर्ड जो है, इसने 25 अक्टूबर 2023 को एक रिपोर्ट जारी करी। इस रिपोर्ट में ये बताया कि बर्निहाट का एक्यूआई जो है 300 से ऊपर प्लस जा चुका है, यानी कि 302 एक्यूआई हाँ, आ चुका है। 328 302 हाँ, से 28 वहाँ के दर्ज आसपास। किया गया है। उसके बाद 2024 में सेरा एक रिपोर्ट दर्ज करती है। इसके आंकड़ों से ये बोला, यहाँ से ये बात बिगड़ जाती है। इसने बोला कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट बन चुका है, बर्निहाट। जिसमें PM10 जो है 301 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पाया गया हाँ, है, पाया गया जो है। बहुत कम होना चाहिए, जो 100 होना चाहिए। 100 के नीचे होना चाहिए, 100 मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, 100 से नीचे ही रहना चाहिए। उसके बाद फिर मार्च 2025 में एक रिपोर्ट आती है, जैसे मैंने बता दिया, स्विट्ज़रलैंड की रिपोर्ट आ जाती है। 128.5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब जो है, ये जो PM2.5 पाया गया है। उसके बाद फिर एक नई रिपोर्ट आ जाती है, हाल ही में 2026 में रिपोर्ट आती है। सेरा फिर से रिपोर्ट एक जारी करती है। उसमें ये बताती है कि बर्निहाट पूरे विश्व का प्रदूषित शहर बन चुका है, नंबर 1 पे। तो सेरा ने हमने बताया 2024 में रिपोर्ट आई, उसमें बता दिया कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। उसके बाद फिर 2024 में, ये 25 में रिपोर्ट आ जाती है, 2024 वाली स्विट्ज़रलैंड की रिपोर्ट आ जाती है। ये बता देता है कि विश्व का सबसे जो पॉल्यूटेड शहर जो है, ये बन चुका है, बर्निहाट बन चुका है। उसके बाद फिर 2025 में आ जाती है रिपोर्ट, इसमें फिर ये डिक्लेयर कर देते हैं भारत का सबसे प्रदूषित शहर बन 2024 चुका में है। यहाँ पे एक और कंपनी लगती 26 है, में हाँ। वो एथेनॉल की जो कंपनी, एथेनॉल बनाने वाली कंपनी लगाई जाती है। उसके बाद से थोड़ा सा इसके उसमें थोड़ा बूम हो जाता है, क्योंकि पोल्यूशन फैला। पहले इतना एक था बार तो उसके थोड़ा-सा ट्रिगर पॉइंट कर दिया होगा हाँ, उसने, मतलब पॉल्यूटेड ज़्यादा कर दिया होगा। इथेनॉल के बारे में ज़्यादा डीपली हम पढ़ लेंगे, कि बताएँगे कि भाई कितना पॉल्यूटेड होता है, कितना नहीं होता है, उसके बारे में हम समझ लेंगे। तो ये इसका इतिहास है। अब तक जो ऐतिहासिक जो इसके साक्ष्य रहे हैं, जब इस तरीके से ये चलता आया है, तो मतलब अगर हम देखें, ये आज का नहीं है, पहले से चलता आया है। तो अब ये है कि एक तरीके से मतलब कहीं एनर्जी आप मान के चलो, एक आग का गोला है, वो बढ़ता रहा, एक टाइम पे वो फटा है। जी तो फटने का कुछ भी ट्रिगर होने का उसका जो है ना, कुछ भी कारण हो सकता है ना? बैलून के फटने का कुछ भी कारण हो सकता है उसमें पिन चुबा दी गई हो सकता है भाई आपने उसमें और ज़्यादा हवा भर दी गई हो। तो मेबी इथेनॉल ने यही काम किया होगा। अब तक तो वो था, लेकिन अब जब इथेनॉल के प्लांट लगा, तो उसने इसको बर्स्ट कर दिया और भी ज़्यादा, मतलब बम्बार्डमेंट कर दिया इसका। अभी तक हमने जो बर्निहाट है उसके भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लिया। फिर हमने ये भी जान लिया कि वहाँ पे कौन सी कंपनी कब और किस किस परिस्थितियों में लगी, और उसका क्या क्या रोल रहा इस टोटल में। अब विमल जी, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक हमने ये सारी चीज जान ली कि भाई उसका भौगोलिक स्थिति कैसी है, कंपनियां जो प्लांटें हैं वो कब कब लगी, क्या क्या लगा, उसमें क्या सराउंडिंग है, कैसे वहाँ पॉल्यूशन फैलता है। मुझे आप हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये किस किस तरीके से पॉल्यूशन फैलाती हैं, टोटल कितना पॉल्यूशन होता है, और जब से ये एथेनॉल की कंपनी लगी है, इस एथेनॉल का उस प्रदूषण में कितना भाग है, मतलब कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है। और चूंकि एक प्रोपेगेंडा भी फैलाया जा रहा है कि जब से ये 2024 में एथेनॉल की कंपनी लगी है, तब से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, लोगों को वहां कैंसर होने लगे हैं, पत्ते खराब होने लगे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट जबकि हम जब थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, जब हम थोड़े इतिहास की तरफ जाते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो पहले से कम 100% पॉल्यूशन किया करती थी। रेड जोन में है, रेड कुछ जोन में है कंपनियां वो, पहले से हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ ये बताना एक तरफा वाली बात कि भाई सिर्फ एथेनॉल की कंपनी जो है, जो वहां पे पॉल्यूशन फैला रही है, फिर ये थोड़ा सा नाइंसाफी सी हो जाती है। तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी कंपनियां वहां पे पॉल्यूशन में कितने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी में है, कैसे कैसे वहां पॉल्यूशन फैलाती हैं, और क्या क्या मेन कारक हैं, कृपया इसके बारे में बताएं।
तो अगर हम बर्नयार्ड की तरफ देखें तो उसमें मुख्य रूप से जो है बेसिकली तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो बड़ी-बड़ी कंपनी लगी हैं उनके कारण ये पॉल्यूशन फैल रहा है, जिसमें स्टील की कंपनी हो गई, कोल की कंपनी हो गई, इथेनॉल जिसे हम डिस्टिलेशन के थ्रू बनाते हैं या फर्मेंटेशन के थ्रू बनाते हैं, उस तरीके की जी कंपनी हो गई और दूसरा फेरो अलॉय की कंपनी हो गई। तो ये कंपनीज़ जो हैं वहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल छोड़ते हैं, जिनकी वजह से जो हार्मफुल जो 8 तरीके के पॉल्यूटेंट जो छोड़े जाते हैं, उनकी वजह से पूरा तरीके से जो है वो पूरा बर्न हो रहा है एक तरीके से, मतलब वहाँ पे जो है बहुत तादाद मात्रा में पॉल्यूशन फैला हुआ है। जिसमें आपका आ जाता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है, PM 2.5, PM 10 आ जाता है, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, ओज़ोन आ जाता है आपका, अमोनिया आ जाता है आपका, लेड आ जाता है आपका। तो ये जो है टोटल 8 तरीके के जो होते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस हैं जो जिनकी वजह इम्पोर्टेंट से ये रोल प्ले करते हैं, जिनकी वजह से ये हुँ। जो है अब हम इनके बारे में जान लेते हैं, ये प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट करती हैं अगर ये होती हैं। तो अगर हम बात करें नहीं, जो आप बेसिकली ना ये बताइए, क्योंकि जो हमारा सवाल था वो ये था कि ये जो पॉल्यूशन फैल रहा है बर्निहाट में, जिम्मेदार कौन-कौन है? तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप एक बार ये बता दीजिए कि ये जितने भी केमिकल्स और जितने भी गैसेस हैं, ये निकल कौन-सी कंपनी से रहे हैं और कितना-कितना निकल रहे हैं? और वो जो-जो कंपनियाँ हैं, जैसे मान के चलिए हम एक तरफ से डाटा देते कि एक जो हम जो डाटा दे रहे हैं कि भाई 100% पॉल्यूशन हो रहा है, मान के चलिए, उसमें से कितना-कितना परसेंटेज के हिसाब से भाई कौन-कौन सी कंपनी में क्या-क्या कारक हैं जो पॉल्यूशन फैला रहे हैं? जी। तो अगर हम देखें कम से कम 80 प्लस फैक्ट्रीज़ वहाँ लगी हुई हैं। अगर हम बात करें मेघालय पक्ष से, मेघालय की तरफ से फैक्ट्रीज़ लगाई गई हैं वो 41 है। जी। और अगर हम असम की तरफ से बात करें, असम पक्ष से 39 के आसपास फैक्ट्रीज़, टोटल ये 2 तरीके से फैक्ट्री लगी हैं 80 प्लस, जिसमें से अभी कुछ को बंद किया गया है। जिसमें से अगर हम बात करें जो रेड श्रेणी में, रेड ज़ोन में आती हैं, जिसमें 5 फैक्ट्री थी, उसमें से 3 को तो बंद कर दिया गया है, मेघालय की तरफ से। असम की तरफ से यहाँ पर जो है -20 जो हाई प्रदूषक क्षमता वाली फैक्ट्रीज़ लगाई हुई हैं अभी भी। और अगर हम बात करें ऑरेंज श्रेणी में 22 फैक्ट्रीज़ रखी गई हैं, और अगर हम बात करें ग्रीन श्रेणी में 14 फैक्ट्रीज़ रखी गई हैं मेघालय की तरफ से। बाकी असम का तो मैंने बता दिया, असम का इतना ही डेटा हमारे पास है, जो हमारे पास आया है। जी। तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो मेन तरीके से जो कोक की भट्टियाँ हैं, जो कोल भट्टियाँ हैं, वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन फैला रही हैं। कोल के साथ फेरो एलॉय, ये जो सबसे ज़्यादा, ये लोहा रेड अलर्ट, पिघलाने वाली हाँ, जो ये कंपनी, रेड अलर्ट में आती हैं। जी, और ये जो सीमेंट के कारखाने होते हैं, ये भी आ जाते हैं। ये और बहुत साथ ज़्यादा में फैला रहे हैं। आयरन और स्टील हो गया आपका, स्पंज आयरन हो गया आपका, और आपका जो इथेनॉल का जो है, ये सारे ये काफ़ी हाइलाइटेड हैं, जिसमें रेड अलर्ट में आ जाते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है आपका पॉल्यूशन फैलाने का जो है कारण रहता है उस एरिया में। हाँ, कुछ 15 से 20% के आसपास का जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हाँ, करता है वहाँ पे। क्योंकि क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन डीज़ल्स की की गाड़ियाँ गाड़ियाँ वगैरह वहाँ भी पे, चल रही हैं, वो भी जी, है, और बहुत सारे कारक हैं। जी, मतलब केवल ये हम ये नहीं कह सकते 2.5 ही जो है खाली फैला रहा है, क्योंकि इसमें मैंने बताया 8 तरीके के जो कारक हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैलता है, जो केमिकल हैज़ार्डस निकलते हैं फैक्ट्रीज़ से। तो ऐसा होता है किसी में PM 2.5 ज़्यादा है, किसी में PM 10 ज़्यादा है, 10 थोड़ा मोटा कण होता है, PM 2.5 ज़्यादा बारीक कण होता है, जो ब्लड के साथ घुल जाता है आपका, यानी कि सीधा वो आपको ब्लड कैंसर बनाता है, आपकी बोन्स पे प्रॉब्लम करता है। हाँ, ये जो अभी जो कैंसर के केसेस हाँ, देखे जा रहे हैं, तो वो मोस्टली मुझे लगता है कि उसका कारक यही है 2.5 कि ही है। हाँ, ये 2.5 और काफ़ी टाइम से हाँ, उनके लंग्स में, उनके ये खून के लंग्स के साथ लिए तो मिलके, ज़्यादातर ज़िम्मेदार आपका PM 10 रहता है, क्योंकि वो काफ़ी भारी कण होता है, जो एलोवेलिज़ होती हैं लंग्स के 2.5 अंदर। जो है वो ब्लड में घुल हाँ, जाता है। ब्लड में आपके पूरा स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम में पूरा ट्रैवल करता है, पूरा आपका सर हुँ, से लेके पैरों तक, जैसे-जैसे ब्लड ट्रैवल ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल करता है। जो हार्ट अटैक के केसेस होते हैं, PM 10 से ब्लड चोक हो जाता है, और ये आपका जो लंग्स है, उनको खराब कर देना, उनके एलोवेली में सब फँस जाते हैं ये जो फाइन पार्टिकल्स, तो वो लंग्स को पूरा गला देते हैं, खराब कर देते डैमेज हैं, कर देते हैं। डैमेज कर देते हैं। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे साँस की बीमारी भी हो साँस जाती है की, हाँ, आपको दमे बहुत की ज़्यादा, बीमारी हो हाँ, गई, साँस स्किन दमे की एलर्जी बीमारी हो हो गई, ये जाती है। बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो कुछ ये है, सल्फर डाइऑक्साइड भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो बहुत ज़्यादा घातक अच्छा, रहती ये है। जो गैसेस के बारे में आप ही एक बार बता दो, ये इनके ये जो एलओए जो कंपनी है उसकी, या जो हुँ, सीमेंट है, देखिए सीमेंट से तो छोटे-छोटे कण निकलते हैं, हुँ, जो कण हवा में मिल जाते हैं, हुँ, भारी रहते हैं। एलओए वाला जो है एक वो बहुत हैवी मटेरियल होता है, क्योंकि लास्ट टाइम अभी एक रिसर्च हुआ था तो उसमें जो हैवी मटेरियल पाए गए थे वहाँ पे, और जो सिर्फ़ ये जो आप बता रहे हो एलओए, हुँ, क्या कौन-सी कंपनी का नाम बताया था आपने? फेरोल है। फेरो एलॉय, इस कंपनी से ये धातु मिलता है, हुँ, जो हवा में हैवी मेटल्स ज़्यादा पाए गए थे। हुँ, ठीक है, वो हो गया, और दूसरा फिर आपका कोक वाला जो कंपनी है, जो हुँ, कोयला वगैरह है, वो जलते हैं तो चूँकि उससे भी पॉल्यूशन होता है।
एथेनॉल का भी फैक्टर आप बताओ कि जो जब से एथेनॉल लगा है इससे क्या कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है वहाँ पे और इसका क्या फैक्टर है? तो अभी तक जो हमने देखा कि कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ वहाँ लगी हैं, और जब इथेनॉल की फैक्ट्री लगती है तो वहाँ किस तरीके से ट्रिगर कर देता है, तो हम इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं कि इथेनॉल कितना जो परसेंट में ये जो पोल्यूशन क्रिएट करता है, क्या नहीं करता है। तो अगर हम बात करें, हम सीमेंट का एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि वहाँ जो फैक्ट्रियाँ लगी उनमें सीमेंट और इथेनॉल का ही कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि सीमेंट सबसे ज़्यादा जो डस्ट पार्टिकल सबसे ज़्यादा उड़ाता है, जिसमें 2.5 भी होता है, लेकिन ज़्यादा तादाद मात्रा में वो PM10 को जो है ज़्यादा वो निकालता है। तो अगर हम कंपेयर करें इसको इथेनॉल और सीमेंट को, तो जो इथेनॉल की फैक्ट्री है वो सीमेंट से कम 4 से 5 गुना जो ज़्यादा जो है पॉल्यूशन फैलाने का काम करती है। उसमें बहुत सारे कारक आ जाते हैं। तो आयरन सीमेंट के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा अलग ही तरीके के केमिकल्स छोड़ती है। तो इसमें हमने देखा कि PM जो 2.5 है, PM10 ये आयरन और सीमेंट ज़्यादा छोड़ती है, और PM 2.5 जो इथेनॉल ज़्यादा छोड़ती है। तो ये पानी के साथ साथ ये हवा को भी प्रदूषित करती है और उसको बहुत ज़्यादा जहरीले बना देती है। तो एक तो ये है इथेनॉल के केस में। एक होता है इथेनॉल जो है, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स में ये प्रदूषित करती है। पहला होता है इथेनॉल के अंदर वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, एक तो ये छोड़ती है। इसमें होता क्या है कि जब ये फर्मेंटेशन हो रहा होता है या फिर जब डिस्टिलेशन हो रहा होता है, तो इस दौरान ये सबसे ज़्यादा एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और मीथेन गैस सबसे ज़्यादा छोड़ता है, ये जो एनवायरनमेंट में काफ़ी हार्मफुल रहती है। दूसरा ये हैप करके ये जो है एनवायरनमेंट को पोल्यूशन करने के लिए केमिकल्स छोड़ता है। हैप मतलब खतरनाक वायु प्रदूषण, जो एनवायरनमेंट में जो एयर है उसको सबसे ज़्यादा ये प्रदूषित करता है। ये जब होता है, जब इथेनॉल को जब हम सुखा रहे होते हैं, तो सुखाने के दौरान DDGS ग्रुप में ये जो है पार्टिकल्स को छोड़ता है पूरे उसके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल कार्बनिक पार्टिकल्स को पूरे एनवायरनमेंट में, एयर को पोल्यूट ज़्यादा करता है। बहुत बारीक कण होते हैं ये। और इसके अंदर जो है जब इसको फर्मेंटेशन करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, तो उस दौरान इसकी फैक्ट्री से लगातार एक गंध आती है, बहुत गंध आती रहती है, वो 24 घंटे वो चलती रहती है। एक हाँ, जैसे चीनी, ऑब्वियस ही बात है, अगर आप किसी भी चीनी मिल के साइड में जाते हो तो बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती है, वो तो आती है, फर्मेंटेशन हो रहा होता है। तो इस दौरान जब सड़ेगा तो भाई आएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें ज़्यादा और निकलती है इस केस में। और PM 2.5 और सल्फर डाइऑक्साइड ये बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े इसके जो बॉयलर्स होते हैं उसमें या तो हम भूसा डालते हैं उसको जलाने के लिए, या कोल का यूज़ करते हैं। तो जब कोई चीज़ बर्न हो रही है तो PM10 वहाँ से ज़्यादा नहीं निकलेगी, PM 2.5 ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब वो बर्न होती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं और ज़्यादा बारीक हो जाते हैं, फाइन हो जाते हैं, बजाय उसके ग्राइंडर के। क्योंकि सीमेंट में क्या काम होता है, ग्राइंड होता है, चीज़ें सूखा होता है, उसको ग्राइंड किया जाता है ना, तो उसको जलाया नहीं जाता है, इसलिए वहाँ के पार्टिकल ज़्यादा हैवी होते हैं, मोटे होते हैं, PM10 के केसेस में होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जब इसको बर्न कर रहे होते हैं तो काफ़ी बारीक कण इसमें से निकल रहे होते हैं, इनकी 2.5 ज़्यादा निकल रहे होते हैं, क्योंकि हमने भूसा डाला बॉयलर में, हमने या फिर कोल यूज़ किया, तो वो जब बर्न होगा तो बड़ी तादाद मात्रा में, मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू के थ्रू, मतलब बहुत ज़्यादा हीट वो जनरेट कर रहा है, जिससे जो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा फाइन हो जाते हैं। तो ये पूरे एयर को ख़राब करने का जो है ना काम करते हैं। दूसरा, ये हाईली एसिडिक वेस्ट निकालते हैं, मतलब आप ये समझो जिसको हम कहते हैं स्पेंट वॉश कहते हैं, मतलब अगर टेक्निकल लास्ट में जो बात करें, टेक्निकल में हम स्पेंट वॉश कहते हैं। इथेनॉल से जो भी वेस्ट निकलता है, जो मोलेसिस वगैरह जो भी हम जिसको हम देखते हैं वो निकलता है, मतलब ये एयर में तो नहीं मिलता, लेकिन इसको हम जो है ना वाटर में इसको डाला जाता है। हाँ, अगर आप वाटर में डालोगे तो वाटर कंटेमिनेंट हो जाएगा, और अगर ग्राउंड में डालते हो तो जमीन का पानी खराब होना है। बेसिकली लिक्विड पोल्यूटेंट होता है, जो बेसिकली पानी में मिलके पूरा उसको खराब करने का बहुत ज़्यादा प्रयास करता है, और बहुत ज़्यादा ये हॉट होता है और एसिडिक होता है नेचर में, जिससे पानी भी एसिडिक हो जाता है और ख़राब हो जाता है, उसके आसपास जो भी जानवर पानी जो भी है जहरीले मरने लग जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल भी मरने लग जाते हैं। जैसे इस बैनिहार्ड के केस में हुआ था, जो वहाँ पे नदी जा रही है तो वो कम्प्लीटली पॉल्यूटेड कर दिया है इन्होंने। तो हम देखें तो धूल के कण तो कम हैं इसमें, लेकिन केमिकल गैसेस ज़्यादा हैं, वो फाइन पार्टिकल, क्योंकि केमिकल गैसेस में फाइन पार्टिकल्स PM 2.5 ज़्यादा होते हैं, है ना। लेकिन धूल के कण में क्या होता है, PM10 ज़्यादा होता है। PM 2.5 वहाँ भी होता है, लेकिन PM10 की भारी मात्रा में क्वांटिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो हैवी होते हैं और ये बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, तो ये गैसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिक मोटा मोटा इसमें हमने देखा है कि इथेनॉल इस तरीके से पोल्यूशन फैलाने का ज़्यादा तादाद मात्रा में काम करता है, और ये चौतरफा हमला कर देता है। मतलब आप समझो, एक तो पहला उसने एयर ख़राब किया,
उसके बाद आपकी वो सॉइल भी ख़राब कर रहा है, उसके बाद आपका वाटर भी कंटेंट ख़राब कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है ना। उसके बाद लोगों को बीमारियाँ भी बहुत सारी लगा रहा है। तो मतलब इसमें होता क्या है कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जहाँ पर ये जो पार्टिकल्स होते हैं, एयर डिस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा जो ये काम करता है उसमें ये काम रहता है कि ग्राउंड लेवल ओजोन ये बना देता है। ये बनाता है कैसे है कि नाइट्रोजन जो है ना, आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है वो, और जब ये जो हीट निकलती है हमारे जो सन की जो हीट होती है, जो लाइट एनर्जी होती है, जो गर्म होती है, तेज़ धूप होती है, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये भारी मात्रा में ग्राउंड लेवल पे ओजोन बना देते हैं। मतलब ये बहुत ज़्यादा O3 बना देते हैं, जो ये बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। इंसानी जो लंग्स होते हैं उनको मतलब एक तरीके से जला देती है, एक तरीके से एक मान के चलो ये तेजाब का काम करती है, बिल्कुल ही गला देती है उसको। तो एक तो ये ख़राब करती है। तो कुल मिला के इथेनॉल इस तरीके से जो है ना प्रदूषण ज़्यादा फैलाने का काम करता है। हम ये कहीं खाली इथेनॉल ही फैला रहा है ऐसा नहीं है, बहुत सारी और भी फैक्ट्रीज़ हैं। हमने बोला जो फेरस एलॉय है वो भी है इसमें, सीमेंट भी है इसमें, जो रेड जोन में आते हैं, है ना। तो ये भी फैक्ट्रीज फैला रहे हैं। लंबे टाइम से ये फैक्ट्रीज फैलाती आई हैं, लेकिन हुआ ये है कि इसने बबल का काम कर दिया, एक बबल चैम्बर बन गया, उसको फाड़ने का काम इथेनॉल ने, वो फट गया बस। उसकी वजह से इसकी ज़्यादा जो है चीचा लेदर या ये कहोगे ये ज़्यादा मुद्दे में उठा हुआ है। इथेनॉल को टारगेट किया जा रहा है, करता है, पर ये हम नहीं कह सकते केवल इथेनॉल की वजह से ऐसा हुआ है। इसके जो है प्रमुख या मुख्य घटक पीछे जो आज तक जो फैक्ट्री चली हैं 80 जो फैक्ट्रियाँ चली हैं, 85 हैं टोटल। तो उसमें हम मान के चलते हैं 80 जो फैक्ट्रीज हैं वो उनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो जी हाँ, मतलब मैं एक आपको बात बताता हूँ कि मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये था कि लगभग 55% के आसपास, जो अगर हम ये लेके चले कि 100% पॉल्यूशन है, उसमें से 55% ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो आपने बताई, एक एलोए वाली और वो दूसरा कोक वाली, हाँ कोल की होगी, ये 55% है। लगभग 20 to 22% आपके सीमेंट के वो फैलाता है, और 15% के आसपास 15 to 60% वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन है। जो एथेनॉल है वो टोटल, मतलब अगर आप ओवरऑल परसेंटेज आप देखोगे तो 5 to 8%, मतलब 5 to 6 है, पर 5 to 8 के बीच में ही है जो पोल्यूशन एथेनॉल के थ्रू हो रहा है, वो भी पिछले 2 साल से। तो ये कहना एक मुझे सीधा सीधा ऐसा लगता है कि फिर ये प्रोपेगेंडा हो जाता है कि या तो आप किसी को डिफेम करना चाहते हो, भाई कंपनी है, इस तरीके की चीज़ें हैं वो दिख रही हैं, कि जो कंपनी मात्र 5 से 6% पॉल्यूशन में इफेक्टेड है उसको आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो एक नैरेटिव सेट करके, एक अलग तरीके से, कि भाई 100% जो पॉल्यूशन फैला रहा है वो आपका एथेनॉल कर रहा है। यानी बाकी कंपनियां भी, आप दूसरा पहलू भी दिखा सकते हो, वो भी चीज़ें बता सकते हो। जैसे हमने पहले क्वेश्चन मिला था, कुछ पत्रकार लोग हैं, कुछ मीडिया हाउसेस हैं, कुछ लोग हैं, इंडिविजुअल लोग हैं जो जा रहे हैं वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, और वो ये बता रहे कि देखिए यहाँ पे कितनी सारी बीमारी हो गई, कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे फेफड़े खराब हो रहे हैं, उनके लंग्स खराब हो रहे हैं, और पत्तों को दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई ये तब से हो रहा है जब से वहाँ पे बियर और एथेनॉल की कंपनी लगी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं फैक्टर वो लोग पार्टिकल वहाँ जमा होते रहे तो सिंपल सी बात है, जब धीरे धीरे ही तो बीमारी होती है। लीव्स के जो स्टोमेटा हैं जब वो चोक हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ जमा हो जाएगी उस पर, हाँ तो ऑब्वियस बात है, येलो येलो डॉट्स आ जाते हैं उसके ऊपर, ऑटोमेटिक जब वो श्वसन तंत्र उनका खराब होगा तो येलो डॉट्स तो वैसे भी जो पत्ते जो खराब होने लगे, पेड़ सड़ने लग जाएंगे। तो क्योंकि जो पत्ते होते हैं वहीं से तो क्लोरोफिल वगैरह जो एयर्स वगैरह वो लेते हैं। बेसिकली हमने ये जान लिया कि जो एथेनॉल है यार, बाकी की फैक्ट्रियाँ किस प्रकार से वहाँ पे जो पॉल्यूशन हो रहा है उसमें किस किस तरीके से क्या क्या रोल अदा करती हैं और कितने कितने परसेंटेज उनकी भागीदारी है। अब चूँकि हम समापन की तरफ बढ़ रहे हैं तो मैं एक आपसे कंक्लूजन लेना चाहूँगा कि गवर्नमेंट का क्या रोल है इसमें, उसने क्या क्या स्टेप उठाए हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि ये आज की तो बात नहीं है, बहुत पहले की भी बात है। चूँकि अभी बूम हुआ है, कुछ लोग गए हैं वहाँ पे, उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट किया, जिसकी वजह से ये मामला थोड़ा हाइप हो गया है। तो आप ये बताइए कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इसके लिए प्रिकॉशंस लिए हैं, कंपनियां जो हैं वो क्या क्या प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करी जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, और सबसे बड़ी बात कि एक अपनी तरफ से अगर कुछ कंक्लूजन से गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, वो जिस हिसाब से अगर वो चीज़ें अगर वो अपनाती है तो वहाँ पे पॉल्यूशन को थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया जाए। देखो, अगर बेसिकली हम देखें, जब ये औद्योगिक इकाई वहाँ बना रहे थे तो उस टाइम पर कांग्रेस सरकार ही थी, तो उसके दौर में जो जहाँ औद्योगिक इकाई बनाई जा रही थी तो उस समय एनवायरनमेंट को जो है ना लाइटली लिया गया था। तो उसी समय से अगर ये थोड़ा बहुत प्रयास करने लग जाते तो आई थिंक पोल्यूशन कंट्रोल में रहता, क्योंकि हमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, इथेनॉल ने खाली एक जो है ब्लास्ट किया है बस, और कुछ नहीं है। नहीं, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोकूंगा। देखिए, मैं अगर ये कहूँ कि चलिए गवर्नमेंट का रोल तो होता है, समझ में आता है, अगर आप कोई भी फैक्ट्री लगाते हो, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है, आप फैक्ट्री लगाते हो, अगर आपकी फैक्ट्री से हार्मफुल वेस्टेज निकलते हैं, हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, तो उसके लिए प्रिकॉशंस गवर्नमेंट पहले से दे रखी होती है।
अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं वहाँ पे प्रशासन की भी तो गलती है भाई, वो रेगुलर चेक नहीं कर रहा। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये ऐसा नहीं है कि भी आज पता लग रहा है कि भाई वो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड है। भाई पिछले 6-7 साल से वहाँ पे दिक्कतें दिख रही हैं, वहाँ के लोग एप्लीकेशंस देख रहे हैं, वहाँ पे लोग जाके कंप्लेन कर रहे हैं। 2019 से शुरू हो गया, तो 2019 से अगर 2026 देखो तो टोटल 7 साल का पीरियड हो रहा है। इसका मतलब तो यही है ना कि चाहे पहले की गवर्नमेंट हो चाहे आपकी गवर्नमेंट, हम एक ही चीज के तो नाकामी है सीधा सीधा, कि लापरवाही तो मानी जा सकती है ना। हम पहली गवर्नमेंट को कब तक दोषी ठहराते रहेंगे कि भाई कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसने अच्छे से प्रिकॉशन नहीं उठाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि उस जमाने में मैं गवर्नमेंट को दोषी नहीं ठहरा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि उस ज़माने में जब ये फैक्ट्रीज बनना स्टार्ट हुई हैं तो उस टाइम से ही अगर रूट लेवल पे ये काम शुरू हो जाता, क्या गवर्नमेंट हाँ होता है खैर, गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा था कि उसका शेप क्या है, क्या इस शेप में जो पार्टिकल्स जो है फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट सर्वे तो करती है, गवर्नमेंट को राय देते हैं। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट सर्वे होगी ना कि यहाँ जो ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा फैक्ट्रीज को खोलना। केवल उन्होंने इतना देख लिया कि नेशनल हाईवे जा रहा है और जो पानी के लिए हमारे पास नदी है तो बस खोल दो, तो उसका आप उसका स्ट्रक्चर भी तो देखते ना, क्योंकि फाइन पार्टिकल्स आप वहाँ से निकाल नहीं सकते हो, फंस जाते हो। उसका शेप ही इस तरीके का बना हुआ है, कटोरे के शेप में। ये फिर बहुत सारे तरीके होते हैं। पहाड़ पे पेड़ तो सीधे निकलते हैं, आड़े निकलते, तिरछे निकलते हैं, तो वो इतना डेंस होता है, तो वो कहाँ से वो जो पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे हवा में। और पेड़ ही तो सोखेंगे ना, एयर ट्रैप हो जाती है वहाँ, एयर भी ढंग से नहीं सर्कुलेट हो पाती है उस एरिया में, बस समझ में आ रही है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट, यानी फिर स्टार्टिंग की गवर्नमेंट अगर इन चीजों को टैकल करती और अच्छे से रूट लेवल पे इन सब सारी व्यवस्थाओं को लागू करवाती, तो शायद इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती जो आज के समय में है वहाँ पे दिक्कत। कहीं और आप इसको लगवा सकते या फिर पब्लिक भी शिफ्ट, जैसे कि अभी निकोबार वाली बात चल रही थी अपनी, पब्लिक शिफ्ट हो रही है, वहाँ के जो आदिवासी हैं उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसे ही क्या वहाँ के लोगों को भी शिफ्ट नहीं कर दिया जा सकता था, या फिर वो प्रिकॉशन लिया जाए वहाँ के लोगों के लिए कि मास्क लगाओ, आप ये सारी चीजें रखो। केवल मास्क इन सब चीजों को रोक नहीं पाएगा। मैं काम करने वाले की बात कर रहा हूँ, काम करने वाले तो लगा ही रहे होंगे, उनको तो सारी फैसिलिटी दे रही होगी। खैर फैसिलिटी वो भी तो है, तो गाँव के हाँ पब्लिक रह रही है। अब उनका देखो एक तो रोजगार है, एक तो अपना घर होता है, अपना घर कोई ऐसे छोड़ के नहीं जाता है ना। उनका रोजगार क्या है, उनका पान का है और थोड़ा बहुत कृषि का, बैम्बू का हल्का फुल्का काम रहता है, बेसिकली पान का ही काम रहता है। उससे उनकी जीविका कहाँ चलने वाली है? हाँ, तो वो उससे पहले वही चलाते थे, अब तो वो खराब हो गई ना, पूरी डिस्ट्रॉय हो गई। एक साप्ताहिक बाजार लगता था, शुक्रवार का बाजार, तो वो खराब हो गया उनका, वो मार्केट नहीं लगता, बाहर से लोग अब आते नहीं है वहाँ माल खरीदने, तो उनके जाएंगे भी कैसे, रोजगार को लाट पड़ गई ना उनके। और कोई वहाँ घूमने नहीं जाता है ना, आप 1 घंटे रुक जाओ उसी में आपकी सांस फूल जाएगी। तो हाँ, कहने का मतलब कुल मिला के ये है, भारत सरकार में, फिर असम सरकार और मेघालय सरकार ने, दोनों ने कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि आंशिक रूप से असम में, आंशिक रूप से मेघालय में, भाई इन दोनों ने भाई बात की कि चलो। हाँ, मुझे लगता है कि एक इस परिदृश्य में होने की वजह से ये दोनों गवर्नमेंट के बीच में समन्वय नहीं मिला। लेकिन अब बात तो उन्होंने की है एक दूसरे से कि भैया जो ये पॉल्यूशन है, हवा किसी का दायरा नहीं देखती, कोई बाउंड्री नहीं देखती है, वो इधर से फैल के उधर चली जाएगी। अब जैसे मैं एक बात आपको बताता हूँ, दिल्ली में जो पॉल्यूशन होता है उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया जाता है कि हरियाणा से हवा आ रही है और क्या नाम पंजाब से पराली जल रहा है, तो इनकी वजह से दिल्ली में जो पॉल्यूशन होता है, यानी अब हमारे दिल्ली में क्या प्रॉब्लम्स है उस चीज को ना देखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट हमेशा से कब ब्लेम करती थी, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट पे ब्लेम करती थी। हरियाणा से भाई पराली जलती है, वहां से धुआं आता है, पंजाब में पराली जलती है, वो तो जलाएंगे, वो तो आएगा ऑटोमेटिक, वो थोड़ी ना बंद कर देंगे, तो उनके लिए आप दूसरा तरीका निकलवाइए। ठीक है, वो अपना तो ऐसे ही असम वाला केस में भी ठीक है, वो भी यही केस था। तो अब दोनों ने जब समन्वय बैठाया आपस में, तो 2025 में इन्होंने कुछ फैक्ट्रियाँ बंद की, लगभग 5 से 6 फैक्ट्री बंद इन्होंने कर दी। इसमें पहली फैक्ट्री थी श्याम सेंचुरी फेरो अलॉय की थी, जिसमें 4 लाख का जुर्माना भी लगाया। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसमें खाशी अलॉय लिमिटेड करके ये फैक्ट्री जो है इसको बंद कराया, 2 लाख के जुर्माने के साथ बंद करवा दिया। मतलब ये मोस्टली जो रेड जोन वाले क्राइटेरिया में आते थे उन फैक्ट्रीज को बंद किया गया। ये सारी जो है फेरो अलॉय फैक्ट्रीज है, ये आपकी जो एक जो लोहे पिघलाने वाली फैक्ट्री हो गई, आपकी पवन कास्टिंग मेघालय हो गई, आपकी जो है FW फेरो टेक प्राइवेट लिमिटेड हो गई, फिर आपके SR जिसको हम कहते हैं इंडिया बायो प्रोडक्ट की जो ये फैक्ट्री है इसको बंद करवाया है। उसके बाद धीरे धीरे जो फरवरी 2026, ये जो हमारा 26 चल रहा है, इसमें आते आते इसके अंदर जो है असम सरकार ने कुल 15 औद्योगिक इकाइयों को बंद करवाया है। मतलब गवर्नमेंट अब इनिशिएट लेना शुरू कर दिया है, जब बहुत देर हो गई है, क्योंकि जब इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा उठने लगी है, वर्ल्ड लेवल पे पहुंच गया, UN लेवल पे पहुंच गया, WHO के लेवल पे पहुंच गया है, तो ठीक है। हाँ, 25 गुना, मतलब एक आधिकारिक मापन से 25 गुना ज़्यादा पॉल्यूशन है वहाँ पे। लोग कैसे सर्वाइव करें? आप देखो, तो पेड़ पौधे नहीं सर्वाइव कर पा रहे, इंसान की तो बात दूसरी है। ये सारी जब कार्रवाई कब हुई, जब न्यायिक जुडिशरी ने हमारी इसको एक्शन लेने को कहा, जब ये शुरू किया है। हाँ, जब उसने देखा कि मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में आ गया तो भाई वहाँ भी तो लोग हैं, तो जुडिशरी के इंटरफेरेंस के बाद ही इन्होंने गवर्नमेंट ने काम शुरू किया जी। तो उस तरीके से इन्होंने शुरू किया है।
तो अब ये जितनी भी रेड श्रेणी में आ रही हैं, हम इसका जानते हैं मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो जितने भी ये जो रेड जोन में या रेड कैटेगरी में जो भी आती हैं, तो सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है फॉलो कर रही हैं, और जितनी भी बड़ी बड़ी भारी फैक्ट्रीज होती हैं इनको इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है प्रेसिपिटेटर लगाने को बोला जाता है। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि भाई इन्होंने लगाया है कि नहीं लगाया है, क्योंकि इसको लगाने का कारण यही होता है जिससे पोल्यूशन जो है कम से कम मात्रा में फैले, या फिर जो भी वो हार्मफुल जो फिल्टर्स गैसेस हैं उनको जला लगाए दे जाते हैं वहाँ पर, तो उनकी निगरानी करनी चाहिए। पता लगा तो दिए पर चालू नहीं कर रखा, चालू नहीं कर रहे, या खराब हो गए, खराब ही लगे हुए हैं। तो एक तो ये है, और असम और मेघालय दोनों सरकार को, गवर्नमेंट सरकार को मिलकर आपस में स्थायी समन्वय बिठाते हुए वहाँ के स्थायी प्रदूषण के लिए कुछ न कुछ प्रोग्राम चलाने चाहिए। और एक इंक्वायरी भी बिठानी चाहिए कि भाई कुछ जो है कमेटी भी बनानी चाहिए कि वहाँ जो कुछ काम हो रहा है उसके प्रति जवाबदेही किसकी रहेगी, वो भी इसको सुनिश्चित करना चाहिए। और दूसरा, जितनी भी ये इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, है ना, तो इनके केसेस के लिए इनको ये बोलना चाहिए कि भाई आप जो भी आपका डेटा है, पोल्यूटेंट जो डेटा है वो आपको जो है सार्वजनिक करो पहले। और दूसरा, जितने भी हमारे जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका आप कैंप लगवाइए, शिविर लगवाइए, उनकी जांच करवाते रहिए, ताकि उनको इस चीज़ का सामना ना करना पड़े जो आज वो भुगत रहे हैं, है ना। क्योंकि अभी केस देखे काफ़ी लोग मर गए हैं, तो हॉस्पिटल भी नहीं जा पाए, एंड स्टेज में पता एक डाटा मैं पढ़ रहा था, मैं आपको इसमें जोड़ूंगा दर्शकों के लिए, कि पिछले शायद कुछ टाइम में, पता नहीं 9 साल के आसपास का टाइम पीरियड था क्या, पूरे भारत में लगभग 15 लाख लोग पोल्यूशन से मरे। हाँ बिल्कुल, मतलब 15 मिलियन, मतलब 15 लाख लोग सिर्फ पॉल्यूशन से मरे। हाँ, अभी तो बढ़ेगा आंकड़ा, सांसों की बीमारी अभी बढ़ेगा, क्योंकि हम जो है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो खाली हम प्लांट्स लगाने की सोच रहे हैं, हम उसके प्रिकॉशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन लगा देती है, पर उसको अब वही जमीनी उस पे उतारे कौन, निगरानी रखने के लिए संस्था बनाई है ना, ये संस्था निगरानी रखेगी। संस्था भी भ्रष्टाचारी निकल जाती है, अपना काम गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट अंडर में रखेगी, गवर्नमेंट की नीयत साफ हो तो सरकार क्या ही नहीं कर सकती है। सरकार की नीयत साफ हो, देखिए हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को ब्लेम करना, मुझे लगता है हमारी कहीं कहीं नाकामी है। अब हम हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को, चलिए बिल्कुल गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है, लेकिन हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को टोकना थोड़ा सा awkward मुझे लगता है कि यार सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं कह रहे हैं हम, नहीं, मैं किसी भी गवर्नमेंट का, मैं देखो मान के चलो, हम एक बात कहते हैं कि एक कंपनी लगती है, क्या उस फैक्ट्री की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि भाई हाँ मेरे यहाँ से इतना वेस्ट निकल रहा है, इतनी गंदी चीज़ें निकल रही है, और यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे जो जानवर लगते हैं, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, क्या उनको नुकसान नहीं हो रहा, तो उसकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर उनको इतना ही नैतिक मूल्यों का पता होता तो इस तरीके का हाथ जो करते हैं, कंपनी लगाते हैं, वो नहीं करते। उनका काम ही है मुनाफा कमाना, ये इनके एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। देखिए कोई भी जो गवर्नमेंट है, कोई भी स्कीम लेके आती है, कुछ भी लेके आती है, वो जनता के भलाई के लिए लाती है, बाकी जितने भी बिजनेस वगैरह है उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए लेके आती है। थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाए तो फिर लोग ये कहने लग जाते हैं देखो कितनी बाउंड्रीज लगा रखे हैं, कितनी क्या लगे, गवर्नमेंट ढील नहीं देती, जिसकी वजह से ये बिजनेस नहीं, स्टार्टअप नहीं शुरू हो पाते। मैं बस एक ही छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि हर आदमी की अपनी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं, अगर वो इंसान फॉलो करे तो कम से कम हमें कुछ, मैं ये नहीं कह रहा 100%, भाई वहाँ पे सरकार को जो करना है वो तो करना है, लेकिन कुछ % हम इससे हिदायत पा सकते हैं अगर हम भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे। फैक्ट्री लगाने वाला फैक्ट्री अपना नैतिक जिम्मेदारी समझे, उसमें काम करने वाला वर्कर अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे, और जिन लोगों को मॉनिटरिंग के लिए लगाई गई है वो लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे, तो शायद इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम ही ना हो, इतनी दिक्कत ना हो। ठीक है, अब हम समापन की तरफ बढ़ेंगे। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को सारी बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गई। जो एक प्रोपेगेंडा था कि भाई E20 से पूरा का पूरा पोल्यूशन फैला, तो ऐसा कुछ नहीं, वहाँ पे और भी कंपनियां हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो बाकी आप लोग अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई कमी हो तो ज़रूर बताएं, हम उसको दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। जय हिंद।